नमस्कार। जिसके के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हम संस्कृत विषय के साथ उपस्थित हैं और बात करेंगे वर्ण विचार की। वर्ण है क्या? वर्ण को समझने से पहले एक बात करेंगे छोटी सी, भाषा क्या है। भाषा क्या है? हम कक्षा 1 से भाषा का अध्ययन करते आ रहे हैं और 10वीं क्लास तक पहुँचते पहुँचते हम सबको भाषा के बारे में जानकारी हो जानी चाहिए। फिर भी हम भाषा की बात करते हैं। भाषा क्या है? मन के भावों को प्रकट करने का माध्यम। मन के भावों को प्रकट करने का माध्यम भाषा कहलाता है। तो अपन इस एक सार्थक परिभाषा के रूप में देखें भाषा है क्या। तो मन के जो भाव है, जो विचार है, उनको प्रकट करने का जो माध्यम है, जो तरीका है, वो क्या है? भाषा कहलाता है। अब बात करते हैं कि भाषा, मन के विचार तो सबके आते हैं। मन के विचार जब सबके आते हैं तो उनको प्रकट कैसे करें? तो हो सकता है उनको प्रकट करने के अलग अलग तरीके हो। तो जो जो तरीके हैं वही भाषा के प्रकार हो सकते हैं। तो भाषा के प्रकार कितने होते हैं? भाषा के प्रकार, तो भाषा के 3 प्रकार हो सकते हैं। एक प्रकार लिखित भाषा, दूसरा प्रकार होता है मौखिक भाषा, और तीसरा प्रकार होता है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा, जैसा कि आप समझ भी गए होंगे, लिखित भाषा का मतलब है मन के विचारों को लिख करके प्रकट करना, और मौखिक भाषा मन के विचार, मन के उद्गारों को बोल करके प्रकट करना, अपने विचार दूसरों तक पहुंचाना। और सांकेतिक भाषा इशारों के द्वारा, संकेतों के द्वारा अपने मन के विचार पहुंचाना। ये भाषा मुख्य रूप से मूक बधिरों के लिए काम में ली जाती है और जानवर भी इस भाषा को काम में लेते हैं। पढ़े लिखे लोग लिखित भाषा और मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं। मौखिक भाषा का प्रयोग तो आम आदमी करता है और पढ़े लिखे लोग लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं भाषा के बाद भाषा के प्रकार की हो गई। अब बात करेंगे भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, तो सबसे जो छोटी इकाई है वो वर्ण कहलाती है। सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। अब यहाँ ध्यान रखना है, वर्ण की बात हो चुकी, सबसे छोटी इकाई बात हो गई। अब अपन अपने मूल चैप्टर पर आते हैं कि वर्ण विचार, वर्ण क्या है। तो वर्ण की परिभाषा के रूप में देखेंगे। वर्ण क्या होता है? वर्ण की परिभाषा देख रहे हैं कि भाषा की वह लघुत्तम ध्वनि जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता। भाषा की वह लघुत्तम ध्वनि, लघुत्तम का मतलब सबसे छोटा, उससे छोटा कुछ नहीं होता। वह लघुत्तम ध्वनि जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता, जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सके, वह वर्ण कहलाता है। तो फिर ये स्टूडेंट ध्यान से सुनेंगे, वर्ण क्या है? भाषा की वह लघुत्तम ध्वनि जिसको विभाजित नहीं किया जा सके, जिसका अंतिम विभाजन कर दिया गया हो, उसके बाद विभाजन करना संभव नहीं हो, वह वर्ण कहलाती है। अब वर्ण के बाद वर्ण के प्रकार, वर्ण के प्रकार, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। कौन कौन से होते हैं आइए देखते हैं। एक होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। स्वर और व्यंजन, अगर बात करें संस्कृत में स्वर कितने होते हैं, तो संस्कृत में स्वर होते हैं कुल 13, जिनको अपन संस्कृत की भाषा में लिखने का प्रयास
तो ध्यान रखिए संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 13 होती है। और व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो व्यंजन होते हैं 33। कितने होते हैं? 33। त्रिशर ऐसा संस्कृत में बोला जाता है, ठीक है। और इनको बोला जाता है। आगे बात करते हैं कि संस्कृत में स्वर 13 होते हैं, इनको त्रयोदश भी बोला जाता है। त्रयोदश का मतलब होता है 13। आपको गिनती तो आनी चाहिए, जैसा कि आप सभी भाषा पढ़ते हैं, भाषा में गिनती होती है, तो हिंदी में 1 2 इस प्रकार से लिखा जाता है। तो वैसे ही संस्कृत में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस प्रकार से इसकी भी गिनती होती है। वो गिनती आपको जानकारी होनी चाहिए। बात करते हैं कि 13 को क्या कहते हैं? त्रयोदश। इसको क्या कहते हैं? त्रिशर, ठीक है। आगे बात करते हैं, अब इस स्वर को एक नाम दिया जाता है, इसको कहा जाता है अक्ष। क्या कहा जाता है? अक्ष का मतलब कि स्वर ही होता है। आगे हम बात करेंगे अक्ष क्यों बनता है, इसकी भी अपन बात करेंगे। और व्यंजन को कहा जाता है हल। ये व्यंजन को हल क्यों कहा जाता है, इसकी भी आगे चर्चा करेंगे। जब हम पढ़ेंगे माहेश्वर सूत्र प्रत्याहार पढ़ेंगे तो उस समय बात करेंगे, ठीक है। अभी अपन बात करेंगे इसके बाद में। अब बात करते हैं स्वर की परिभाषा की। स्वर की परिभाषा क्या है? जब किसी ध्वनि का उच्चारण करने पर हमारे फेफड़ों से उठती हुई श्वास वायु मुख में आकर बिना किसी बाधा के, बिना किसी संघर्ष के मुख से बाहर निकल जाती है, तो वह ध्वनि स्वर ध्वनि कहलाती है, ठीक है। जिसका उच्चारण स्वतः हो, जिसमें किसी दूसरे की सहायता नहीं हो, वे वर्ण क्या कहलाते हैं? स्वर वर्ण कहलाते हैं। अब बात करते हैं स्वरों की संख्या। स्वरों की संख्या, स्वर कितने होते हैं? पहले भी अपन ने बात की थी, फिर से एक बार अपन ने इसको पुनरावृत्ति कर लेते हैं। स्वर कितने होते हैं संस्कृत में? 13 स्वर होते हैं, जिनको त्रयोदश स्वरा कहा जाता है। स्वरा त्रयोदश है। अब संख्या की बात हो चुकी, अब बात करेंगे आगे स्वरों के प्रकार। स्वरों के प्रकार, स्वर कितने प्रकार के होते हैं इसकी चर्चा करते हैं। आइए, तो सबसे पहले बात करेंगे स्वर मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार कौन से होते हैं? आइए चर्चा करते हैं। एक होता है हर्षिव स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर और एक होता है प्लुत स्वर। इनको ऐसे लिखा जाता है एक मात्रिक स्वर, द्विमात्रिक स्वर और त्रिमात्रिक स्वर, ठीक है। अब बात करते हैं कि हर्षिव स्वर कितने होते हैं। नंबर 1, हर्षिव स्वर कौन से होते हैं, कितने होते हैं, इनकी भी चर्चा करते हैं। हर्षिव स्वर को एक मात्रिक स्वर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, सामान्य 100 समय लगता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? एक मात्रिक स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? एक मात्रिक। अच्छा, इसी को कहा जाता है मूल स्वर। मूल स्वर क्यों कहा जाता है? क्योंकि संस्कृत की व्याकरण में सबसे पहले जो स्वरों की रचना हुई है पाणिनि की अष्टाध्यायी में, उसी के आधार पर जो मूल स्वर है, जो सबसे पहले रचना हुई थी, वो क्या है? मूल स्वर है। तो ये कितने होते हैं? ये होते हैं 5। कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? ए, ई, उ, री और लृ। इन 5 को हर्षिव स्वर कहा जाता है और इन्हीं को एकमात्रिक स्वर कहा जाता है और इन्हीं को मूल स्वर कहा जाता है। आगे बात करते हैं इसका दूसरा प्रकार। दूसरा प्रकार क्या है? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर को कहा जाता है द्विमात्रिक स्वर। क्या कहा जाता है? द्विमात्रिक स्वर। इसी को कहा जाता है दीर्घ स्वर का दूसरा नाम गुरु स्वर भी होता है। और दीर्घ स्वर होते हैं आपके अष्ट 8। कितने? 8 और 5 कितने हो गए? 13 हो गए। अपन बात करेंगे 13 स्वरों की। तो ये 13 8 कौन से हैं? तो आप जो शेष बच गए हुए दीर्घ ई, उ, दीर्घ री, ए, ओ, आई, औ। ऐसा कहेंगे कि हमने ऐसा पढ़ा है ए के बाद आई, आई के बाद ओ के बाद औ, लेकिन व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध रूप इसका यही है। इसकी भी बात हम प्रत्याहारों में आगे करेंगे, माहेश्वर सूत्रों
प्रकार माना जाता है कि इन्हीं में से ये जो स्वर है इन्हीं स्वरों को प्लुत स्वर कहा जाता है। अलग से कोई इनका विधान नहीं है, केवल संख्या में आपको प्रकार बताने के लिए मैंने बताया कि प्लुत भी होते हैं। अच्छा, प्लुत कैसे होते हैं तो एक बार आप सुनने का प्रयास करेंगे कि प्लुत जो स्वर होते हैं उन पर किसी भी स्वर पर 3 का निशान लगाया हुआ है। 3 का निशान लगाने का मतलब है कि इसको बोलने में 3 मात्राओं जितना समय लगता है, इसको त्रिमात्रिक कहा जाता है। प्लुत जो स्वर होते हैं वो त्रिमात्रिक स्वर होते हैं। एक उदाहरण आता है ओम, इसका एक उदाहरण है ओम, ठीक है। हालांकि सारे स्वर प्लुत हो सकते हैं, लेकिन अपन इनकी चर्चा नहीं करेंगे। कक्षा 10 का जो स्टैंडर्ड है उसी स्टैंडर्ड के अनुसार अपन बात करेंगे संधि की। लेकिन संधि की बात करने से पहले आपका एक बेस है, आपको समझ में आना चाहिए वर्ण क्या है, क्योंकि अपन संधि में एक एक शब्द की एक एक वर्ण की बात करेंगे, तब आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब अपन बात करेंगे इसके बाद में, तो ध्यान रखिए व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन की परिभाषा की बात करते हैं। जब किसी ध्वनि का उच्चारण करने पर हमारे पेट से जो उठी हुई श्वास वायु है वो मुख में जब पहुंचती है तो किसी न किसी प्रकार का कोई उसमें रुकावट आती है, कोई बाधा आती है, कोई व्यवधान होता है, तो उस स्थिति में जब वो बाहर निकलती है तो उस ध्वनि को क्या कहा जाता है, व्यंजन कहा जाता है। अब बात करते हैं व्यंजन कितने होते हैं, व्यंजन की संख्या कितनी है। व्यंजन की संख्या की बात करते हैं तो संख्या होती है व्यंजन की मूल रूप से 33 होती है, और अगर कुल की बात करें तो कुल संख्या में 41 संख्या भी आती है, उनकी भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन बाद में करेंगे। पहले बात करते हैं 33 की। ये 33 कौन से व्यंजन होते हैं, तो व्यंजन की संख्या के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण। तो व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, अगर ये बात होती है तो व्यंजन को अब 3 प्रकार से अपन विभाजित करेंगे। ये 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं, आइए चर्चा करते हैं। व्यंजन के प्रकार 3। सबसे पहले स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन होते हैं 25। अंतःस्थ व्यंजन होते हैं 4। ऊष्म व्यंजन होते हैं 4। 25 और 4 29, 29 और 4 33। अब बात करते हैं कि ये कौन कौन से होते हैं। अपन ने संख्या देख ली, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन की 4, ऊष्म की 4, लेकिन ये होते कौन से, ये मन का विषय है अभी भी। तो आइए बात करते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं, तो कैसे मैं तक प्रत्येक वर्ग में 5। एक बात करते हैं कै, चे, ते और पै, इन सब के 5-5 वर्ण होते हैं। अपने वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं, तो टोटल 25 वर्ण हो गए। 25 हो गए स्पर्श व्यंजन। अंतःस्थ होते हैं 4। कौन कौन से होते हैं, संस्कृत में य, व, र और ल। ध्यान रखिए ये कर्म होता है संस्कृत में य, व, र, ल का, जबकि हिंदी में होता है य, र, ल, व। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऊष्म व्यंजन की। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो श, स और है, ये 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं। फिर स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है कि हमने और भी पढ़े, तो और क्या क्या पढ़ा है, तो देखिए ध्यान से, हमने पढ़ा है 4 वर्ण और भी पढ़े, क्ष, त्रे, गे और श्रे। ये जो 4 वर्ण होते हैं, ये 4 वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। संयुक्त व्यंजन की संख्या होती है 4। ये संयुक्त व्यंजन क्यों होते हैं, इसका भी एक कारण है। कारण क्या है, ये जो क्ष बनता है ये क और श से बनता है, ठीक है। मैं आपको ये हलंत कर रहा हूँ, इसका मतलब आपको आगे स्वर लगाना है, ये भी ध्यान रखना। अगर हलंत नहीं है तो स्वर नहीं लगाना। त्रे, ते, रे, ए, गे, जे, ये, ए, श्रे, श, रे, ए। क्ष, क और श और ए। ध्यान देंगे
कि कै की गिनती अपन ने यहाँ स्पर्श व्यंजन में कर ली, इस शय की गिनती अपन ने यहाँ कर ली, तो इसकी गिनती जब हो चुकी है तो फिर वापस क्यों करें, इसको वापस क्यों लें। इसी प्रकार से त्रय में तय को अपन ने यहाँ देख लिया, इसमें मिल जाएगा आपको, और रे आपको यहाँ मिल गया। फिर जय और ये आपको यहाँ मिल जाता है, ये भी आपको यही मिल जाता है, दोनों यही मिल जाते हैं। तो और उसके बाद शय और रे, शय आपको यहाँ मिल गया, रे आपको यहाँ मिल गया, तो ये दो मिला करके बन रहे हैं, इसलिए क्या कहा जाता है, संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। अब संयुक्त व्यंजन होने के बाद था कि यहाँ तक अपन ने बात की थी संयुक्त व्यंजन तक की। अब बात करते हैं उत्सित या ताड़नजात वर्ण। ये होते हैं दो, ढ और ढ। इनकी गिनती स्पर्श व्यंजन में नहीं होती, पहली बात तो ये ध्यान रखनी, ये उनके अलावा एक्स्ट्रा है, उसी में आएंगे, ढ वाले वर्ग में आएंगे। ढ के बाद ढ के बाद ढ, ये दोनों आते हैं, ठीक है। इसके बाद अयोग हुआ है, अंग और अह अनुस्वार और विषय के रूप में काम में लिए जाते हैं। तो अब टोटली बात करते हैं 25 4 29 4 33 33 4 37 37 39 और 2 41, तो कुल व्यंजन हो गए 41 और कुल स्वर जो अपन ने पहले पढ़े थे 13। तो कुल वर्ण कितने हो गए? संस्कृत वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है? कुल वर्ण संस्कृत वर्णमाला में 44 होते हैं। हाँ, तो संस्कृत वर्णमाला में कुल 54 वर्ण होते हैं। अब आगे की क्लास में हम बात करेंगे प्रत्याहार या माहेश्वर सूत्र। प्रत्याहार या माहेश्वर सूत्र की बात हम आगे की क्लास में करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।